हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, इसकी फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो इसकी जो है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी वीडियो एक पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो मैं उस वीडियो में कवर नहीं करा पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई थी। तो वो जो पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो मैंने सब करा दिया था। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने देखा था कि 1750 से मतलब 18वीं सदी की व्याख्या करनी थी अपने शब्दों में। तो 1750 से पहले तक के समय में क्या क्या हुआ था 18वीं शताब्दी में। अब 1750 के बाद के समय में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जिस तरह से मैं थोड़ा सा आपको पहले वाली वीडियो का भी बता देती हूँ, मतलब पहले वाले से पहले वाला जो पार्ट है उसके बारे में। 1750 से पहले के वाले पार्ट में ये बताया था कि उसके बारे में भी दो दृष्टिकोण थे हमारे। उसके जो वाद विवाद थे उनको समझने के लिए भी दो दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया था। पहला तो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण था और दूसरा था क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिए। मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, नहीं तो मैं ये भी उसी में ही कवर कराती। तो ये दोनों जो है एक ही क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है, ये उसी का ही पार्ट है। ये उसका आधा पार्ट मैं पहले करा चुकी हूँ, आधा बचा हुआ है ये। और वो जो है उसमें हमने शुरू का स्टार्टिंग का थोड़ा सा पढ़ा था। अब ये उसके बाद का है, तो इसलिए आपके लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको ये उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 1750 के जैसे 1750 से पहले के समय में वाद विवाद को दो दृष्टिकोणों में बांटा गया था। ऐसे ही 1750 के बाद के समय में भी दृष्टिकोणों को दो दृष्टिकोणों में वाद विवाद को दो दृष्टिकोणों में बांटा गया था। पहला है इसमें यूरोपवादी दृष्टिकोण। तो मुगल साम्राज्य के पतन में यूरोपवादी दृष्टिकोण जो है प्रमुख भूमिका रखता है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यूरोपवादी दृष्टिकोण का क्या मुख्य मतलब यूरोपवादी दृष्टिकोण को क्यों मानते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण। तो यूरोपवादी दृष्टिकोण यूरोप के विजयी तथा विस्तारवादी प्रभुत्व को प्रमुखता देते हैं, जिसके अनुसार उनका मानना है कि तत्कालीन भारत में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी और वह यूरोपीय शक्ति से हार गया था। देखिए, यूरोपवादी मतलब दृष्टिकोण के जो लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि जो यूरोप के लोग थे, जो अंग्रेजी शासन था वो विजयी था और उनकी विस्तारवादी नीति थी, उन्होंने विस्तारवादी नीति को अपना रखा था। वो उसी को ही प्रमुखता देते थे, जिसके कारण वो धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लगे थे। और जब वो कब्जा करने लगे थे तो जो भारत में मुगल शासन था उसकी शक्ति कम होने लगेगी जब कोई और हमारे मतलब देश को कंट्रोल करेगा। या फिर हम नॉर्मली समझ सकते हैं, अगर हमारे राज्य को भी कोई दूसरा राज्य कंट्रोल करेगा तो हमारी जो यहाँ की सरकार होगी वो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति होगी वो कम होने लगेगी। तो ऐसे उस समय में भी हुआ था कि जो यूरोपीय लोग थे वो यहाँ के जो हमारे देश पर कंट्रोल कर रहे थे, तो यहाँ की शक्ति कम होने लगी थी। तो इसलिए भारत में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी और यूरोपीय शक्ति जो थी यूरोपीय शक्ति से भारत हारने लगा था। जब भारत कमजोर होगा तो वो जब दूसरी शक्ति हमारे देश को कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो देश है वो धीरे धीरे हारने लगेगा, उसकी शक्ति कम होने लगेगी। ये भारत के राष्ट्रवादी व मार्क्सवादी इतिहासकारों का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है। जो भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। राष्ट्रवादी वो जो राष्ट्र को अपना प्रमुख मानते हैं, और मार्क्सवादी आप लोगों को पता है कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा है उसी से ही मार्क्सवादी उपागम, या फिर हम मान सकते हैं ये जो इतिहासकार है उसी को ही मानने वाले हैं। तो ये लोग मानते हैं इस दृष्टिकोण को, यूरोपवादी दृष्टिकोण को सबसे प्रमुख मानते हैं। प्रमुख क्यों मानते हैं? क्योंकि यही है कि उस समय भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था और वो अपनी शक्तियों का विस्तार करने लगे थे, जीतने लगे थे, तरह तरह से भारतीयों को सताने लगे थे और मुगल शासन को उन्होंने हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की थी। इसलिए इनका मानना है कि भारत में अराजकता फैलने के कारण ये एक विदेशी शक्ति के अधीन होकर उसका उपनिवेश बन गया।
मतलब जो यूरोपवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो भारत है वो एक विदेशी शक्ति के अधीन हो गया, क्योंकि उसके अंदर अराजकता फैल गई थी। कोई भी देश किसी दूसरी शक्ति के अधीन क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है वो खराब हो रही है, उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके अंदर अराजकता फैले, तभी तो वो दूसरी शक्ति के अधीन होगा। और जब वो अधीन हो जाएगा तो वो उसका उपनिवेश बन जाएगा। परंपरागत मार्क्सवादी 18वीं सदी के सामंतवादी विघटन का मूल कारण अंग्रेजी शासन को मानते हैं। मतलब यही जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि अंग्रेजी शासन जो था वो 18वीं सदी के सामंतवादी विघटन का और मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है, ऐसा मानते हैं परंपरागत मार्क्सवादी। मार्क्सवादियों का मानना है। विद्वानों के अनुसार अंग्रेजी शासन लगातार लाभ उठाना चाहता था तथा वस्तुओं और बाजारों की खोज में था, और ये सभी भारत में मौजूद था। अतः इसी कारण अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी में। जब हम छोटी छोटी क्लासों में होते थे, 6th 7th क्लासेस में, तो उसमें ही हमें ये बताया जाता था कि जो अंग्रेजी शासन था वो लाभ उठाना चाहते थे, वो वस्तुओं को खरीदना चाहते थे, बाजारों की खोज करना चाहते थे, और वो अपना मतलब एक तरह से अपनी वो करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। व्यापार करने के लिए वो भारत आए थे, और व्यापार करने के लिए तो नहीं आए थे, असल में वो यहाँ पर वो ही कंट्रोल करने ही आए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर दिख गया था। व्यापार करने आए थे, और जब उन्हें यहाँ पर दिख गया था कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बाजार हैं और यहाँ पर वस्तुएं भी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। तो इसलिए ये लोग मानते हैं कि अंग्रेजी शासन ने भारत को अपना उपनिवेश इसीलिए ही बनाया, क्योंकि यहाँ पर बाजार थे और वस्तुएं थी। चलिए, अब हमारा दूसरा दृष्टिकोण जो रहेगा वो रहेगा भारतवादी दृष्टिकोण, और ये इस क्वेश्चन का मतलब आखिरी दृष्टिकोण है, उसके बाद ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो भारतवादी दृष्टिकोण का मानना है कि भारत का उपनिवेश बनने के पीछे का कारण भारत और यूरोप की लंबे समय से चली आ रही संबद्धता थी। मतलब जो भारतवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, इतिहासकार हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भारत और यूरोप पहले से ही बहुत लंबे समय से एक दूसरे से संबद्ध थे, एक दूसरे के साथ मतलब कि व्यापार करते थे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए ही जो अंग्रेजी शासन था उसने भारत पर कंट्रोल किया, भारत को मतलब उसकी जो भारत थी उसकी शक्ति क्षीण हुई, भारत इसीलिए अंग्रेजी शासन का उपनिवेश बना। यानी भारतीय समाज की परिस्थितियों ने अंग्रेजी शासन को स्वयं ही बढ़ावा दिया। भारतीय समाज की परिस्थितियों ने ही मतलब ये बताया जा रहा है कि भारत ने ही और भारत के समाज ने ही अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया। इस दृष्टिकोण का मानना है कि 18वीं सदी में भारत अराजकता से भरपूर नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी ने उसे राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18वीं सदी, ये लोग मानते हैं कि 18वीं सदी में भारत में अराजकता नहीं थी, जबकि ऊपर के जो 3 दृष्टिकोण मैंने आपको बताए हैं वो लोग मानते हैं कि भारत में अराजकता फैल गई थी। लेकिन जो भारतवादी दृष्टिकोण है, ये हमारा लास्ट दृष्टिकोण है, और ये लोग मानते हैं कि जो भारत है उसमें 18वीं सदी में अराजकता बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि जो मुगल साम्राज्य था उसका जो उत्तराधिकारी था, मतलब कि 1760 में जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी बने थे, ये तो ज्यादातर सभी लोग मानते हैं कि औरंगजेब के जो बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे वो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, और वो लोग साम्राज्य को संभाल नहीं पाए थे, उनके पास ऐसी पावर्स नहीं थी। तो यही मानते हैं भारतवादी दृष्टिकोण वाले कि उत्तराधिकारी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं थी, या फिर वो किसी तरह किसी वजह से साम्राज्य को संभाल नहीं पाए थे, और राजनीतिक स्थिरता उन्होंने प्रदान नहीं की थी, राजनीति में अस्थिरता फैल गई थी। यानी 18वीं सदी में भारत की व्यापारिक और सैन्य कुशलता बनी रही थी, और अंग्रेजी शासन ने अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अब ये भारतवादी दृष्टिकोण वाले ये मानते हैं कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें भारत व्यापारिक कुशलता भी थी, भारत के पास सैन्य कुशलता भी थी, मतलब कि फौजें भी थी, व्यापार भी हो रहा था अच्छे तरीके से, लेकिन वो भारत के लोगों के लिए नहीं, मुगल साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के लिए हो रहा था। अंग्रेज उसका लाभ उठा रहे थे, ना कि भारत के लोग। भारतवादी दृष्टिकोण के अनुसार 18वीं सदी अवरुद्धता के बजाय निरंतरता को दर्शाती है। अवरोधता का मतलब होता है रुकना, रुक जाना, और निरंतरता मतलब कि लगातार होते रहना। तो निरंतरता को वो कैसे दर्शाती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि व्यापार और सैन्य कुशलता लगातार मतलब निरंतरता से चल रही थी, व्यापार भी लगातार हो रहा था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो उसका लाभ उठा रहे थे, इसलिए भारत को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसमें पहले से चली आ रही संस्थाएं और संरचनाएं बनी रही, लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया और चारों व्यवसायिक प्रक्रियाओं का विस्तार हुआ।
मतलब जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया यही है इसका भी, कि जो पहले से चली आ रही संस्थाएं थी, यानी कि जो पहले जिस तरह से पहले से व्यापार हो रहा था, और भी बहुत सारी चीजें थी जो पहले जैसी ही थी सेम, लेकिन उसका जो लाभ उठा रहे थे वो मुगल साम्राज्य के लोग नहीं उठा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उनका लाभ उठा रहे थे। वो सब उनका जो रूप था वो चेंज हो गया था। संस्थाएं और संरचनाएं एक ही तरह से काम कर रही थी जैसे पहले कर रही थी मुगल साम्राज्य, मतलब औरंगजेब के समय में और उससे पहले के समय में, वैसे ही 18वीं शताब्दी में भी कर रही थी। लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उनका जो लाभ था वो अंग्रेज उठा रहे थे। चारों व्यवसायिक प्रक्रियाओं का विस्तार हुआ। इस मत के अनुसार इस मत के समर्थक कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित है। मतलब जो भारतवादी दृष्टिकोण है उसके समर्थक कौन कौन है, वो है कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित है। इन्हें संशोधनवादी इतिहासकार भी कहा जाता है। तो कैम्ब्रिज स्कूल के जो लोग हैं, मतलब इतिहासकार ही बोल सकते हैं हम उन्हें, कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार, उनको संशोधनवादी कहते हैं। और वो यही मानते हैं कि अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। भारतवादी दृष्टिकोण के लोग, अंग्रेजों ने उठाया, मुगल साम्राज्य ने नहीं उठाया। सो गाइज हमारी ये वीडियो भी काफी लेंथी हो गई है। ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, इसलिए दो वीडियोस में मुझे इसको कवर करना पड़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक